लेक्चर में मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो हमारे सामने है उसको बोला जाता है सिस्टम, और सिस्टम जिसके कांटेक्ट में है उसको बोला जाता है सराउंडिंग। सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि एक रूम में एक कैंडल को जलाया गया है तो कैंडल से हीट निकलेगा, रूम थोड़ा गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो रूम तो इमीडिएट सराउंडिंग है, वो रूम तो इमीडिएट सराउंडिंग है। एक्चुअली में सराउंडिंग बहुत बड़ा है। उस कैंडल के अलावा जो कुछ भी है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, वो आपका सराउंडिंग हो जाएगा। सिस्टम चार तरह के होते हैं, जिसमें वर्क को भी अगर इंक्लूड कर ले, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और एडियाबैटिक सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में आप वर्क भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडियाबैटिक सिस्टम में आप वर्क कर सकते हो, मैटर और एनर्जी फ्लो नहीं कर सकता। हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरफेस होता है, जो दोनों को काट के रखता है, जो दोनों को बांट के रखता है, डिवाइड करके रखता है, वो बाउंड्री होता है। बाउंड्री जनरली तो दिखता है अपने आईआईटी जेईई के सिलेबस में 99% केसेस के क्वेश्चन में आपको बाउंड्री दिखेगा, पिस्टन के फॉर्म में होगा, और 1% केसेस में बाउंड्री अपने को इमेजिन भी करना पड़ता है। बाउंड्री फ्लेक्सिबल और रिजिड भी हो सकता है, लेकिन उतना डिटेल में बाउंड्री, मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक पोर्शन पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो बाउंड्री रहता है वो एक पिस्टन रहता है, या जो उसका इधर वाले वॉल्स है वो रिजिड है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, वो बाउंड्री है। या अगर कहीं पर बाउंड्री नहीं है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना पड़ेगा कि सिस्टम सीधे सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बीच में बाउंड्री जरूर आता है। सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करने के लिए बाउंड्री आता है। जैसे हम जब कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हैं वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जबकि कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज समझता है वो। तो एक यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस पहले आता था, डॉस यूज करते थे। कमांड यूजर इंटरफेस आज यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें कंपाइलर और ट्रांसलेटर लगे रहते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब एक बीच में इंटरफेस होता है। सीधे मशीन, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, बीच, उनके बीच में एक बाउंड्री है। और फिर मैंने कहा था कि सिस्टम होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के डोमेन में अगर सिस्टम की बात किया जाए तो कंटेनर इमेजिन करना पड़ेगा और उसके अंदर एक आइडियल गैस भरा हुआ, ऐसा देखना पड़ेगा। Our system is a collection of microscopic molecules of ideal gas, and for ideal gas PV is equal to nRT. N is number of moles, P is pressure. For 1 mole of gas PV is equal to RT. तो जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है, इसको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। इसको बोला जाता है स्टेट वेरिएबल। मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका, अभी आगे बताता हूं। तो अगर 1 मोल गैस लिया है तो उसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम R इंटू टी के इक्वल होगा। दूसरी चीज, सिस्टम के दो तरह के मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, एक जो उसके अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है और एक जो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। अगर सिस्टम और सब सिस्टम की प्रॉपर्टीज मैच कर गए तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैच नहीं किए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप एड ऑन कर सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को एड ऑन नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास 2 लीटर वाटर है, इफ यू हैव अ कंटेनर filled with 2 liters of water and in that same container if 500 ml of water is additionally added, then the total volume of the water will become 2500 milliliter, but still the density of water will be 1 grams per ml. जो 2 लीटर वाटर था उसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml था, जो 500 ml वाटर ऐड किया उसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, और जो 2500 ml वाटर बना है उसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर, उनको ऐड नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। आप 100 ग्राम पानी लो, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा। आप 10,000 किलोग्राम वाटर लो, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करेगा, लेकिन 100 ग्राम्स वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कम हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन 10,000 केजी वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी।
तो उसका मतलब हीट एनर्जी या हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि दोनों वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल कर रहे हैं। जो भी चीज पर मोल होता है वो इंटेंसिव होता है, जैसे मोलर वॉल्यूम, मोलर एंट्रोपी, एंट्रोपी वर्ड आपको बहुत समझ में आएगा। मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी, एक मोल को 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, लेकिन केवल हीट कैपेसिटी, केवल हीट कैपेसिटी का मतलब 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो 1 kg वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, और 1000 kg वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है दोनों में फर्क होगा, तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करने पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, डिवाइड करने पर। अब हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और उसका नाम है स्टेट वेरिएबल। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस चैप्टर में शुरुआत के 2 से 3 लेक्चर जो है वो थ्रेशोल्ड होते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब उसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, सुनना चाहिए, और फिर तीनों लेक्चर का जस्ट निकालना चाहिए, एक बार रिवाइज करना चाहिए, फिर 4th 5th लेक्चर से चीजें सेटल डाउन होता है ब्रेन में, फिर अपन यूज करने लगते हैं उसको। शुरुआत में चीजें नहीं लगती, मतलब ड्रॉपर का स्टूडेंट तो पढ़ चुका होता है एक बार, जो स्टूडेंट 13th में होता है, जो 12th पास है, तो उसको पहले दिन से फील आने लगता है, लेकिन 11th का स्टूडेंट इन सारे टर्म्स को पहली बार सुन रहा है, तो 3-4 लेक्चर का थ्रेशोल्ड रहता है, फिर उसको फील आने लगता है। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब पढ़ते हैं हम लोग डी ब्रॉय का इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, तो पहले दिन समझ में नहीं आता है, फील नहीं आता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो आज तक सुना नहीं था। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे आता है, चैप्टर के क्रॉस हो जाने के बाद जब वापस से उसको रिवाइज करते हैं, या जब 12th के बच्चे एटॉमिक को 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करता है, तो उसको फिर धीरे धीरे फील आने लगता है। तो ऐसा 11th के स्टूडेंट के साथ अक्सर कई चैप्टर में हो सकता है, क्योंकि वो जनरली जो टर्म सुन रहा है वो अपने जीवन में पहली बार सुन रहा है, तो उसमें टाइम लगता है ब्रेन में सेटल होने में उसको। चलिए अब देखिए स्टेट वेरिएबल क्या चीज है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया H2O, तो H2O तो कुछ भी हो सकता है, H2O सॉलिड हो सकता है, H2O लिक्विड हो सकता है, H2O गैस मतलब वाटर वेपर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया H2O गैस, या H2O गैस मान लीजिए नहीं लिखा आपने जो है केवल लिख दिया H2O और टेम्परेचर लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिख दिया 1 atm। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर लिख दिया आपने, तो कोई भी इमेजिन कर लेगा कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर बन जाता है, तो वो समझ जाएगा कि H2O जो है वो अल्टीमेटली सब बॉयल करके अगर ओपन सिस्टम होगा तो वो गैसियस स्टेट में वेपर में चला जाएगा। गैस और वेपर में डिफरेंस होता है, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा। अब आपने लिख दिया H2O और टेम्परेचर लिख दिया 273 केल्विन, लेकिन आपने प्रेशर डिफाइन नहीं किया तो बताना पॉसिबल नहीं होगा। प्रेशर पे डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं 1 atm और 273 केल्विन पे बात कर रहे हैं, 1 atm और 273 केल्विन पे बात कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ सकता है आइस के बारे में शायद कहा जा रहा है, H2O सॉलिड। प्रेशर बताना क्यों पड़ेगा, क्योंकि 273 केल्विन पे अगर तुमने प्रेशर को ज्यादा कर दिया, 2 atm 3 atm 4 atm कर दिया, तो 273 केल्विन पर ही वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड मतलब आइस से लिक्विड वाटर बनने में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवर करता है। तो तुमने टेम्परेचर को तो कंट्रोल में रखा, लेकिन तुमने प्रेशर को बढ़ा दिया। तो जैसे तुमने प्रेशर को बढ़ाया तो तुमने देखा कि वाटर में जो आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे। प्रेशर बढ़ाने पर वैसे भी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाता है,
तो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो आइस की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो सारा जो बर्फ है वो पानी बन जाएगा। तो इसका मतलब दो चीजें बताना जरूरी है, तब जाकर के कोई अंदाजा लगा पाएगा कि जो सामने वाले स्टेट के बारे में वो कह रहा है वो लिक्विड स्टेट में है कि वो सॉलिड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में। उसी तरह से स्टेट वेरिएबल तीन होते हैं इनफैक्ट, एक तो होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है टेम्परेचर और तीसरा होता है प्रेशर। जैसे अभी हम बस अंदाजा लगा रहे थे कि हाँ ये H2O सॉलिड होना चाहिए या ये H2O गैस या वेपर होना चाहिए। अगर वॉल्यूम भी बोल दिया जाता कि था तो 1 ग्राम वाटर, लेकिन वॉल्यूम 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर का दिख रहा था, तो कोई भी समझ जाएगा कि 1 ग्राम पानी है और उसका वॉल्यूम 1000 ml दिख रहा है, तो इसका मतलब जरूर वो 1 ग्राम वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसका मतलब एक्यूरेसी से इंफॉर्मेशन देने के लिए तीनों चीजें चाहिए। तो इसका मतलब किसी भी थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर मोल्स पता है, अगर मोल्स नोन है या कांस्टेंट है, तो जो अपना वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो हमें उस स्टेट के बारे में, उस पर्टिकुलर सिस्टम का जो स्टेट होगा उसके बारे में अंदाजा देगा। और जैसे ही आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो हम प्रेशर निकाल लेंगे अगर गैस की बात हो रही है तो, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मोल्स पता है मुझे, दो चीजों के बारे में बता दिया तो तीसरा वाला मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होते हैं वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, वो किसी भी सिस्टम के स्टेट बताते हैं। और इसमें से कोई भी एक चीज अगर आप चेंज कर दोगे तो कहा जाएगा कि स्टेट वेरिएबल में चेंज आ गया है, और जैसे स्टेट वेरिएबल में चेंज आएगा तो कहा जाएगा सिस्टम ने एक प्रोसेस अंडरगो किया है। जैसे एक आइडियल गैस था, उसका वॉल्यूम था 5 लीटर्स, उसका टेम्परेचर था 300 केल्विन, उसका टेम्परेचर था 300 केल्विन और उसका प्रेशर था 1 atm। एक आइडियल गैस था, उसका वॉल्यूम था 5 लीटर्स, उसका टेम्परेचर था 300 केल्विन और उसका प्रेशर था 1 atm। अब तुमने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और तुमने इसके ऊपर प्रेशर कर दिया 2 atm, 1 atm पे 1 atm और जोड़ करके तुमने इसका प्रेशर कर दिया 2 atm, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया और मोल्स को तुमने, गैस के मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकलने दिया, तो इसका वॉल्यूम हो गया 2.5 लीटर। मतलब सिस्टम ने चेंज अंडरगो किया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो प्रोसेस को बोला जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो इसका मतलब इन स्टेट वेरिएबल में होने को तीनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज को कांस्टेंट रख करके किसी दूसरे पे चेंज करोगे तो उसका असर किसी तीसरे पे जरूर पड़ेगा, या किसी दोनों को चेंज करोगे तो भी तीसरे पे चेंज पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर में से किसी एक या किसी दो को चेंज करने पर तीसरे वाले पे उसका असर पड़ेगा। और इस फिनोमिना को जो गैस अंडरगो करेगा उसको कहा जाएगा कि ये एक प्रोसेस अंडरगो कर चुका है, मतलब सिस्टम ने एक प्रोसेस शो कर दिया है। तो इसका मतलब प्रोसेस के दौरान जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्रोसेस के दौरान सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो बदलते हैं। हम तीनों में से कोई भी एक चीज को चेंज करते हैं, किसी दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं तो तीसरा वाला बदल जाता है, या किसी दो को चेंज करते हैं या किसी एक को चेंज करेंगे और दोनों भी चेंज कर सकते हैं। मतलब तीनों में से किसी एक या किसी दो को चेंज करने पर उसका असर तीसरे वाले पे दिखेगा। लेकिन क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में से कोई चीज बदल रहा है जिसका असर बाकी चीजों पे भी दिख रहा है, तो उसको कहा जाएगा कि सिस्टम हैज अंडरगॉन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सिस्टम ने थर्मोडायनामिक प्रोसेस अंडरगो किया है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह के प्रोसेस होते हैं। फिलहाल एक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर बताना जरूरी है। तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज करेंगे तो उसका असर बाकी दोनों पे पड़ सकता है, या किसी एक पे चेंज करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं तो तीसरे वाले पे उसका असर आएगा। और इस फिनोमिना को बोला जाएगा कि सिस्टम ने थर्मोडायनामिक प्रोसेस अंडरगो किया है। आगे देखिए,
अभी लास्ट में रिव्यू लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाने के बाद। थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म्स बार बार आएंगे, 3 तो लिख ही चुका हूं मैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। इसके अलावा आएगा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, और 2 टर्म और आएंगे, वर्क और हीट। उन सबको एक साथ लिखा है और इनको अलग लिखा है। उन सबको कैपिटल लेटर से लिखा है, इनको स्मॉल लेटर से लिखा है। मतलब कुछ सिमिलैरिटी इन दोनों में होगा और उन सब में होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। फिर से बोल रहा हूं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, यू, या फिर कई जगहों पे कैपिटल ई से भी इसको सिग्निफाई किया जाता है, एंथैल्पी, एच, एंट्रोपी, एस, और जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। दीज आर स्टेट फंक्शंस, these are state functions, whereas W and Q, that is work and heat, are path functions. मैं समझाता हूं क्या चीज है ये। पहली बात तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग नजरिए से ही पढ़ना चाहिए। जब आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसके केमिस्ट्री वाले कंसेप्ट पूरी उठा करके अप्लाई मत करना, क्योंकि दोनों के समझाने का तरीका बहुत अलग है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन दोनों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना चाहिए। अभी आप पूरा ध्यान जो है, अभी आप जो थर्मो पढ़ रहे हो वो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ रहे हो। अब देखिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि एक सिस्टम ए पॉइंट पे था, या एक सिस्टम जो है फर्स्ट पॉइंट पे था, इसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, और ये सेकंड स्टेट में, स्टेट 1, अवस्था 1 बोलते हैं इसको हिंदी में, से दूसरे अवस्था में स्टेट 2 में चला गया, और इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज हो गया मान लो। तो ये आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा है कि अगर मोल्स कांस्टेंट है तो इसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, पूरा प्रॉपर डिराइव करते हैं वहां पर। मतलब एक सिस्टम प्रेशर P1 पे था, वॉल्यूम V1 पे था, टेम्परेचर T1 पे था, तुमने उसको गर्म किया और उसके ऊपर थोड़ा सा वेट भी रखा, तो उसका प्रेशर भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया, टेम्परेचर भी बदल गया। अगर ये यहां से यहां जाते वक्त इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, अगली बार यहां से यहां जाते वक्त इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, और थर्ड बार यहां से यहां जाते वक्त उसने ये पाथ फॉलो किया, तो इसको 3 पाथ का नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 गया ए प्रोसेस के थ्रू, स्टेट बी 1 से स्टेट 2 गया सी प्रोसेस के थ्रू, और स्टेट 1 से स्टेट बी गया बी प्रोसेस के थ्रू। 3 अलग अलग बार प्रोसेस किया। 3 अलग अलग प्रोसेस का मतलब हो गया कि मान लो मेरे पास एक गैस था जिसका प्रेशर था 1 atm, वॉल्यूम था इसका 5 लीटर्स, टेम्परेचर था 300 केल्विन। पहले मैंने इसको 600 तक गर्म किया, फिर इसके ऊपर 1.5 atm का और प्रेशर रखा, फिर 0.75 प्रेशर हटाया और यहां तक पहुंचे। अगले बार मैंने इसको सीधे 600 तक गर्म नहीं किया, मैंने इसको 450 तक गर्म किया, प्रेशर कम किया, फिर और गर्म किया, फिर ऐसे पहुंचे। मतलब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 अलग अलग तरीके से पहुंच रहा है। तो ये पाथ 1, ये पहला रास्ता हो गया, दूसरा रास्ता हो गया, तीसरा रास्ता हो गया। लेकिन अगर ये 1 से 2 में गया, भले किसी भी रास्ते से जाए, इन सब का जो चेंज होगा वो सेम होगा। मतलब डेल्टा P, डेल्टा T, डेल्टा V, डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G, इन सब का आंसर सेम होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शंस है। स्टेट फंक्शंस का मतलब है कि इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि सिस्टम P1 V1 और T1 से P2 V2 और T2 तक कैसे पहुंचा है। पहले गर्म किया गया फिर प्रेशर रखा गया है, कि पहले प्रेशर रखा गया है, ठंडा किया गया है, फिर ज्यादा गर्म किया गया है,
उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, उसको तो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। जैसे कि तुम्हारे पास 1 kg आइस था और 1 kg आइस के बगल में तुमने एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्शन कर दिया। ध्यान से समझना, तुम्हारे पास 1 kg आइस था और उसके बगल में तुमने एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्शन कर दिया। अचानक इतना हीट निकला कि पूरा का पूरा आइस जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। इंस्टेंट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। दूसरा, तुम्हारे पास 1 kg आइस था, तुमने उसको ग्रेजुअली गर्म किया। उस आइस का टेम्परेचर मान लो था 20 डिग्री, -20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने -20 से उसको -10 पहुंचाया, फिर 0 पे पहुंचाया तो पिघल करके वाटर बना। फिर 0 से 10, 20, 30, 40, 50 करते करते वो 100 डिग्री का वाटर बना। फिर और गर्म किया तो 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री का स्टीम बना। ये प्रोसेस बहुत ही ग्रेजुअली हुआ। तो एक प्रोसेस फास्ट हुआ और दूसरा प्रोसेस बहुत ही ग्रेजुअली हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जहां थे और जहां गए वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन दोनों प्रोसेस अलग अलग कहलाएंगे, जो कि अभी आप थर्मो में आगे पढ़ोगे। एक फास्ट प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, इन सब के आंसर सेम होंगे, क्योंकि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो -20 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है वो 100 डिग्री वाले स्टीम में इंस्टेंट पहुंचा है कि धीरे 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 पहुंचा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो केवल मतलब है कि पहले क्या था, -20 डिग्री का आइस था और अब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है। तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। तो इसका मतलब कि डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी विल बी सेम, विल बी सेम, सेम होगा। अगर तुम 1 से 2 तक जाते हो ए प्रोसेस के थ्रू, या 1 से 2 तक जाते हो बी प्रोसेस के थ्रू, या 1 से 2 तक जाते हो सी वाले प्रोसेस या पाथ के थ्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन हां, अगर तुम फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हो, या फर्स्ट से सेकंड में सी से जा रहे हो, या ए से जा रहे हो, या बी से जा रहे हो, तो हीट और वर्क को फर्क पड़ता है। क्योंकि हीट और वर्क जो है वो आप चैप्टर में आगे समझोगे कि ये पाथ फंक्शन है। इंस्टेंट प्रोसेस को करने पर और धीमे धीमे प्रोसेस को करने पर वर्क के आंसर बदल जाते हैं, हीट के आंसर्स बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पाथ फंक्शन है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस का पाथ है उस पर डिपेंड करेगा, और बाकी सब जो है वो स्टेट फंक्शन है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल मतलब है कि सिस्टम किस प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे था और अब किस प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पर है। कौन सा प्रोसेस हुआ उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं ऐसा कहूं, एक क्वेश्चन बना दूं कि एक सिस्टम ए पे था और वो बी पे चला गया। ए से बी जाते वक्त बहुत ही तेजी से गया और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो आया +40। तो जब बी से ए में आएगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, तो ध्यान देना कि अगर वो ए से बी जाता है और बी से वापस ए आता है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम होने की वजह से इन सबके डेल्टा के आंसर 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये तो स्टेट फंक्शन है। उसको केवल मतलब है कि शुरुआत का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या है और अब का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होगा। अगर शुरुआत का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम है तो जहां पर थे वहीं पर पहुंच गया है, तो इन सारे स्टेट फंक्शंस का चेंज 0 हो जाएगा। तो ए से बी जाते वक्त अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज +40 था तो बी से ए आते वक्त इंटरनल एनर्जी का चेंज -40 होगा, क्योंकि +40 पे जब तक -40 नहीं करोगे आंसर 0 नहीं आएगा। और 0 आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। सिस्टम जहां पर था और वापस से सिस्टम जहां पर पहुंच रहा है, अगर इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स अगर सेम है तो स्टेट फंक्शन के जो आंसर्स होते हैं वो 0 होते हैं। कोई डाउट इसमें, इन तीनों स्लाइड्स में? लिख करके बताइए, समझ में आ रहा है तो क्लियर लिख के भी बताइए।
समझ में आ रहा तो क्लियर लिख के बताते जाइए। ठीक है, काफी बच्चे क्लियर लिख रहे हैं, 10% बच्चों थोड़ा डिलीमा में है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा है कि इसके थ्रेशोल्ड है 3 से 4 लेक्चर के। ये 40 वाले चीज को मैं दोबारा समझाता हूं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक सिस्टम ए से बी जो है गया और वो वापस बी से ए आया। वो ए से बी थोड़ा लॉन्ग स्टेप फॉलो करता हुआ लंबे प्रोसेस के द्वारा गया। ए से बी जो है वो लंबे प्रोसेस के द्वारा गया और इसमें इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया वो मान लो +40 आया, +40 जूल्स आया, किलो जूल्स आया, जो लेना चाहो। अब सवाल उठता है कि बी से ए आते वक्त इंटरनल एनर्जी का चेंज बताओ। तो मान लो ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, तो इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट सेम है। सिस्टम जहां पर था वहीं पर आ गया, मतलब सिस्टम का जो शुरुआत का प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम था उसका एंड वाला प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर सेम का मतलब है कि उसके शुरुआत के स्टेट पैरामीटर्स या स्टेट वेरिएबल्स लास्ट के स्टेट वेरिएबल्स के बराबर है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी को ई भी बोला जाता है, यू भी बोला जाता है। डेल्टा ई ए से बी प्लस डेल्टा ई बी से ए इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि स्टेट फंक्शन है, जहां से स्टार्ट किया था वापस अगर वहीं पर आ जाती हो तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा। अब ये +40 बोला है तो डेल्टा ई बी से ए इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा ई बी से जो ए होगा ये तुम्हारा हो जाएगा -40 किलो जूल्स। ये केवल बात इंटरनल एनर्जी के साथ लागू नहीं होता, ये गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब के ऊपर ये बात इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि सब के सब स्टेट फंक्शन से, स्टेट वेरिएबल से, मतलब ये केवल सिस्टम ने क्या प्रोसेस फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो सिस्टम शुरुआत में कहां पर था, बाद में कहां पर गया, वापस से कहां पर आ गया, उसके ऊपर डिपेंड करता। अगर शुरुआत के पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम है तो स्टेट वेरिएबल्स के जो चेंज होंगे वो हमेशा 0 होगा। अब एक थ्योरम बताता हूं। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये स्टेट फंक्शन से सिस्टम के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। इसको जस्टिफाई करना इस पॉइंट पे आसान है एज कंपेयर टू, मतलब जस्टिफाई तो बाकी को भी कर सकते हैं लेकिन चैप्टर में बहुत आगे, या शायद वो सिलेबस के डोमेन में नहीं है। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को इस लेवल पे करना पॉसिबल है। मैं एक थ्योरम बताता हूं। ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन ये बस आपके दिमाग में रहेगा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये। यूलर्स थ्योरम, मतलब अगर मैं कहूं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट और आंसर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट और आंसर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कीपिंग y कांस्टेंट। अगर ऐसा हो जाता है तो वो स्टेट फंक्शन होगा। ये यूलर्स थ्योरम है। तो मैं एक प्रूफ दिखाता हूं कि आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। कैसे? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम को बदलने पर प्रेशर बदल जाता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर को बदलने पर भी प्रेशर बदल जाता है। आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर
dp बाई dv कर देता हूं टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -nRT बाई वी स्क्वायर। अब क्या करता हूं, d बाई dt कर देता हूं nRT बाई वी स्क्वायर के नेगेटिव के, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, ये तुम्हारा हो जाएगा -nR अपॉन वी स्क्वायर। अब उल्टा कर देता हूं, मतलब पहले टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर देता हूं। प्रेशर क्या होता है आइडियल गैस का, nRT बाई वी होता है। तो पहले मैं क्या करता हूं, कई बच्चे समझ चुके होंगे इसका आंसर, dp बाई dt कर देता हूं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा nR बाई वी। और अब क्या करता हूं, d बाई dv ऑफ nR बाई वी कर देता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, तो जाएगा -nR बाई वी स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन इस तरह के थ्योरम को फॉलो करता है। इसकी कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, तो इसका फोटो खींच के रख लेना, इसको नोट्स के उसमें लिख के नहीं भेजूंगा। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के स्टेट को डिफाइन करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, और इसके अलावा जो है ये सब भी स्टेट फंक्शंस होते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सबका फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं। ये वर्क और हीट, ये पाथ फंक्शन है। ये किस पाथ को फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर बदल जाएंगे। मतलब अगर 1 से 2 गए और 2 से 1 आए तो टोटल वर्क जोड़ोगे तो शायद आंसर नॉन जीरो आए, लेकिन 1 से 2 गए और 2 से 1 आए तो टोटल इंटरनल एनर्जी जोड़ोगे, टोटल एंथैल्पी, टोटल एंट्रोपी, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी, टोटल वॉल्यूम ऐड करोगे तो आंसर जो है जीरो आएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। इनका नॉन जीरो आएगा क्योंकि ये पाथ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे, वो एक आध एक्सेप्शनल केस में उसका भी आ सकता है, लेकिन जनरली वो आएगा नॉन जीरो। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी स्मॉल मैग्नीट्यूड में समझ रहे हैं कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से प्रोसेस जनरली पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में कितने तरह के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहली चीज, थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब सेम टेम्परेचर प्रोसेस। सेम टेम्परेचर मतलब प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। मतलब रॉबर्ट बॉयल ने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उसको आइसोथर्मल प्रोसेस नाम दे सकते हो। और ये जो पीवी ग्राफ हम लोग वहां बनाते हैं गैसियस स्टेट में, इसको आइसोथर्म कहा भी जाता है। दीज ग्राफ्स आर नोन एज आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर वुड रिमेन कांस्टेंट, प्रोसेस के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट मींस dt इज इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो एक चीज याद रखिए कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल एनर्जी होता है, अभी इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिस्टम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनकी सभी तरह की एनर्जीज को जोड़ दीजिए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितनी भी तरह की एनर्जी होती है सबको जोड़ दीजिए, तो वो जो एनर्जी का सम आएगा उसको बोला जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल के थ्योरी को फॉलो करना पड़ेगा। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का मेन जो एनर्जी कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
जो कि 1 मोल गैस के लिए 3/2 K इंटू टी होता है। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। और क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का मेन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है ट्रांसलेशनल वाला, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो कह सकते हैं आइडियल गैस का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखती हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। आइडियल गैस एक ऐसा गैस जो गैस लॉस को फॉलो करेगा, जो मैक्सवेल के सारे पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा, जिसका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा, जिसका P इज इक्वल टू 1/3 mn(v²/v) होगा, जो कि प्रेशर इक्वेशन है। उन गैसेस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, अगर dt 0 है, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके नाम बता रहे हैं बस। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हो गया कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ऐसा ग्राफ बनना चाहिए आइडियल गैस का, इनको आइसोथर्म बोलते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन ही पूछूंगा अभी। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आइसोथर्म बना रहे हैं तो ऐसा बनेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इस वाले का टेम्परेचर लगातार सेम है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है। तो इस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर T1 ही रहेगा, ये अलग ग्राफ है। इसका टेम्परेचर T2 रहेगा, इसका T3 रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रहता है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, सिस्टम के टेम्परेचर पे, गैस के मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और यहां कोई डाउट है नहीं है तो उसको लिख करके बताइए। यहां क्वेश्चन मेरा ये है कि T1, T2 और T3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वो टेम्परेचर, वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए और साथ ही साथ बताइए कि यहां तक जो मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है किसी को, कि क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? अंशुल चावला ने यूलर्स थ्योरम दोबारा से पूछा है, बता दूंगा मैं। इसमें मैं आंसर लिख रहा हूं, कई बच्चों का आंसर सही मुझे दिखा है। देखो आइसोथर्म में क्या होता है, इसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं तो क्लियरिटी बढ़ जाएगा इसका। ये एक आइसोथर्म है, ये दूसरा आइसोथर्म है, और ये मान लो तीसरा आइसोथर्म है। अब है तो आइसोथर्म, तो यहां प्रेशर प्लॉट है और यहां पर वॉल्यूम प्लॉट है। तो तुम क्या करो, प्रेशर को उठा के कर दो कांस्टेंट। तो यहां पर जो है वॉल्यूम कम है और यहां पर जो है वॉल्यूम ज्यादा है, दिख रहा है वो। तो वॉल्यूम एक्सिस में इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो T1 T2 से ज्यादा होगा, T2 T3 से ज्यादा होगा। वैसे भी एक शॉर्टकट है कि आइसोथर्म में ओरिजिन से जितना दूर रहोगे उतना टेम्परेचर हाई होगा। तो T1 T2 से ज्यादा होगा, T2 T3 से ज्यादा होगा। कई बच्चों का आंसर जो है सही है, कई बच्चों का आंसर जो है, इनफैक्ट 99.9% बच्चों का आंसर जो है सही है कि आइसोथर्म में ओरिजिन से जितना दूर रहोगे उतना टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, एक दो बच्चों ने यूलर्स थ्योरम को दोबारा रिपीट करने के लिए बोला है, मैं बता देता हूं। ये है यूलर्स थ्योरम। यहां पर यूलर्स थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर z x और y का फंक्शन है, मतलब z x और y पे अगर डिपेंड करता है, तो z का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रख के, और जो आंसर आएगा उसके डिफरेंशिएशन करो y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट रख के। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुमने z का डिफरेंशिएशन पहले ही कर दिया y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट रख के, और आंसर का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रख के। मतलब सीधा डिफरेंशिएशन करो चाहे उल्टा करो, पहले x के रेस्पेक्ट में
फिर y के रेस्पेक्ट में, या पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आ गया तो स्टेट फंक्शन होगा। तो प्रेशर तो स्टेट फंक्शन है ही, तो इसको सिंपल प्रूफ करना है कि प्रेशर क्यों स्टेट फंक्शन है आइडियल गैस का। तो P इज इक्वल टू nRT बाय V होता है। तो प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन वैसे भी होता है। आपने पढ़ा है कि प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके अगर प्रेशर को चेंज किया जाए तो वॉल्यूम बदल जाता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकलता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके गर्म करते हो कंटेनर को तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। पहला वाला बॉयल्स लॉ, दूसरा वाला गैलुसिक प्रेशर लॉ। मतलब प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन तो है। अब क्या किया, प्रेशर का डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले प्रेशर का डिफरेंशिएशन कर दिया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये आंसर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो ये आंसर आ गया। अब इसको क्रॉस कर दिया, प्रेशर का डिफरेंशिएशन पहले ही कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, पिछली बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किया था, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया तो टी हट गया। अब इसका डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर दिया तो माइनस साइन वी स्क्वायर नीचे आ गया। तो ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है वो प्रीवियस स्लाइड के आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इससे जस्टिफाई होगा कि यूलर्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मतलब कि स्टेट फंक्शन है ये। तो यूलर्स थ्योरम जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर हो गया होगा। यहां पर हम लोग थे आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट dt 0 du भी 0 होगा। अब मैंने इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि क्यों इसका du 0 होगा। क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होता है वो मेनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि 3/2 k इंटू 2 इसका फॉर्मूला होता है। t कांस्टेंट है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक बदलेगा नहीं, इंटरनल कांस्टेंट रहेगा और du 0 आएगा। लेकिन आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी चेंज का मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूं और क्या चीज है वो भी बताता हूं। डेल्टा U इज इक्वल टू n CV dt होता है। आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है n CV dt। अब ये n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन CV क्या है उसको समझिए। अब मैंने कंटेनर ले लिया जो कि रिजिड कंटेनर है, और इसके अंदर मैंने आइडियल गैस भर दिया। ठीक है, इस रिजिड कंटेनर के अंदर जो आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर मान लो है T1। कोई भी टेम्परेचर कंसीडर कर लो, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब मैं अगर इस गैस को हीट करता हूं, अगर मैं इस गैस को गर्म करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कंटेनर रिजिड है, बंद कंटेनर है, वॉल्यूम अपना बढ़ा नहीं सकता। लेकिन मुझे यह पता है कि प्रेशर जरूर बढ़ा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने गैलुसिक प्रेशर लॉ पढ़ा है कि क्लोज्ड कंटेनर में गैस को गर्म करने पर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा कंटेनर के वॉल्स पे, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। साफ दिख रहा है, मैकेनिक्स की थ्योरी के अनुसार साफ क्लियर कट समझ में आ रहा है कि गर्म करने पर गैस का प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, अगर पिस्टन का केस होता तो ऊपर ले जाता, प्रेशर की वजह से ऊपर ले जाता और बैलेंस कर देता, लेकिन पिस्टन ही नहीं, बंद है ये तो। अब तो तुमने सिस्टम का जो हीट दिया वो तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया। हीट का एक फॉर्मूला होता है, क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, जिसमें m होता है मास,
एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी होता है टेम्परेचर में चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसकी वैल्यू होती है जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। डिराइव्ड यूनिट है, देख सकते हो, क्यू का यूनिट जूल्स, एम का मास का यूनिट ग्राम या केजी, और डेल्टा टी का डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहां पर फर्क नहीं पड़ता केल्विन है कि डिग्री सेल्सियस है, तो एस का यूनिट हो जाएगा जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो अगर ये मास ना हो बल्कि यहां पर मैं मोल्स लेना चाहूं, अगर मैं यहां पर मोल्स लेना चाहूं, तो जो एस जूल्स पर ग्राम में है वो चीज तुम्हारा हो जाएगा सी, और अब ये हो जाएगा जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। रिलेशन समझ में आ रहा है? अगर ये एम मास में है तो ये एस किस में होना चाहिए, ये एस होना चाहिए जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, मतलब जूल्स पर ग्राम होना चाहिए क्योंकि बगल में मास लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये मास नहीं होता, मोल्स होता, तो ये जो एस है वो बन जाता सी, और ये होता क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या हो जाता है, जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फिर डिफरेंस क्या हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुआ, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। अगर यहां मास है तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, और यहां पर मोल्स है तो मोलर हीट कैपेसिटी होगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि ये Q जो आपने हीट दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया N C dt, और ये C जो है ये कौन सा वाला C है, मोलर हीट कैपेसिटी तो है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू N C, ऐसे लिखना पड़ेगा, CVM या केवल CV और DT ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, जिसका मतलब है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, N मतलब मोल, CVM का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किताबों में आपको CV भी मिल जाएगा, किताबों में आपको CV भी मिल जाएगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल है, CVM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, DT मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिया जाए, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, तो उसको लिखा जाएगा QV इज इक्वल टू N CVM DT, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इससे इंटरनल का रिलेशन कैसे आ गया? इंटरनल का रिलेशन ऐसे आया कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए जरा। ये कंटेनर है और ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये अपन बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ये कंटेनर है, यहां पर पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर आइडियल गैस भरा हुआ है। तुमने पढ़ा है फिजिक्स में कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक वेट पुट कर दिया या 2 वेट पुट कर दिया, जिसके वजह से ये डिस्प्लेस होकर के यहां तक आ गया, जिसके वजह से ये डिस्प्लेस होकर के यहां तक आ गया। डेल्टा एक्स मान लो नीचे दब गया, तो आपका फोर्स नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, तो थीटा 0 डिग्री होगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। वो खैर कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन
फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इनटू एरिया भी होता है। तो इसका मतलब वर्क का इक्वेशन क्या दिख रहा है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, और एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम डीवी। अब डीवी क्या होता है? डीवी होता है वॉल्यूम में चेंज, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम और V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम। अब डीवी की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आ जाएगी और वर्क आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आईयूपीएससी ये कहता है, ये आईयूपीएससी रूल है, ये फिजिक्स में इसका उल्टा होता है। इसलिए मैंने कहा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। आईयूपीएससी कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक्स में जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से वर्क को देख रहे होते हैं। तो अगर हम यहां पर है और पिस्टन नीचे दब रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क पॉजिटिव आना चाहिए। इसीलिए वर्क को पॉजिटिव लाने के लिए, और क्योंकि हम जो प्रेशर मानते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर, हमें गैस के प्रेशर से मतलब नहीं होता है, बाहर से कितना प्रेशर नीचे लग रहा है उससे मतलब रहता है। तो इसलिए केमिस्ट्री में जो वर्क का इक्वेशन बनेगा, इस साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए वो हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है कंप्रेशन, गैस का नीचे दब जाना, गैस के वॉल्यूम का कम हो जाना। और अब देखो, अगर तुम्हारा V2 V1 से छोटा होता है, dV का मतलब हो गया V2 माइनस V1, और अगर V2 V1 से छोटा होता है तो dV नेगेटिव आएगा, लेकिन जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। और इसका उल्टा पहलू, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम वर्क करने का मतलब है कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर अगर तुम्हारे गैस के मॉलिक्यूल्स है तो जो पिस्टन है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारा वर्क बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है, तो फोर्स अभी भी एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी रूल नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो, अगर यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपना आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर V2 V1 से बड़ा है तो देखो जो वर्क का आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव। आ रही बात समझ में? मैं ये कह रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में जब गैस दबता है, केमिस्ट्री में जब गैस कंप्रेस होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब गैस एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन वर्क, जब गैस एक्सपेंड करता है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जैसे मैं बोलूंगा तो तुरंत व्यू आना चाहिए कि पिस्टन नीचे जा रहा है, पॉजिटिव वर्क होगा, गैस दब रहा है, क्योंकि हम जो वर्क कैलकुलेट करते हैं वो एक्सटर्नल, बाहर से कर रहे होते हैं। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सटर्नल एजेंट होता है, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो उसको बोला जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया है, हमारे अगेंस्ट किया है या सराउंडिंग के अगेंस्ट किया है, वो वाला वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। अब हम थे कहां पर? वी वर डिस्कसिंग दैट आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, डीयू का आंसर 0 आएगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV/dt होता है। CV के बारे में बता रहा था कि अगर मैं क्लोज कंटेनर में गैस लेता हूं, 1 मोल गैस लेता हूं, उसका टेम्परेचर कुछ भी है, और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो उसको मैंने कितना हीट दिया है उसको ऐसे लिखा जाएगा QV। हीट का फॉर्मूला ये होता है, M के जगह मोल्स हो जाएगा तो S के जगह CM हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा CVM। क्यों लिखा है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये QV का फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का इक्वेशन होता है
माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। हम हमेशा प्रेशर कौन सा पुट कर रहे होते हैं? पिस्टन के ऊपर जो बाहर से प्रेशर लगाया है वो वाला प्रेशर यहां लिख रहे होते हैं, और डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। फिर मैंने कहा कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, बोला जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, और एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव वर्क होगा और बोला जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। अब आगे देखिए, ये सब आपस में रिकनेक्ट जुड़ेगा कैसे? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब किसी सिस्टम के ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है, जब किसी सिस्टम के ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है, दबाया जाता है पिस्टन को, और उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है, तो दोनों चीजें सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। जब किसी सिस्टम के ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है और उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है, तो दोनों चीजें मिल करके सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। ये पूरी कहानी बताने क्यों पड़ी? केवल इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि डेल्टा यू एन सीवी dt आया कहां से। अब यहां पर आ जाओ, अगर तुम्हारा टेम्परेचर जो है सिस्टम का कांस्टेंट है, अगर तुम्हारे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो जीरो क्यों होगा? वो इस जगह से आपको दिखाई पड़ जाएगा, इस इक्वेशन से। अगर क्लोज्ड कंटेनर है और तुम इसको हीट दे रहे हो, तो इसके वॉल्यूम में तो चेंज आ नहीं सकता। अगर क्लोज्ड कंटेनर है और उसको तुम हीट दे रहे हो तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ ही नहीं सकता, और अगर उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ सकता तो थर्मोडायनेमिक वर्क का आंसर जीरो हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक वर्क का आंसर अगर जीरो हो जाएगा तो जो तुम्हारा dq है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और dq का फॉर्मूला मैंने लिखा था NCVM dt। तो यही फॉर्मूला किसका बन जाएगा? डेल्टा यू का बन जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा यू का जो इक्वेशन है वो इस जगह से आया है कि डेल्टा यू NCV dt होता है। ठीक है, तो केवल इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये सब बताया मैंने, थोड़ा फास्ट बताया, अभी सिस्टमैटिक तरीके से आगे ये आएगा। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे? टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। टाइप ऑफ प्रोसेस, और सबसे पहला प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सीख रहे कितने तरह के प्रोसेस होते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। टेम्परेचर अगर नहीं बदलता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज NCV dt होता है। ठीक है, और ये वाला आउट ऑफ द फ्रेम आप सीख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का मतलब होता है ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, और वर्क का इक्वेशन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, जब भी गैस कंप्रेस होगा तो उसको बोला जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव होगा वो वर्क, और जब भी गैस एक्सपैंड होगा तो उसको बोला जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, हमेशा नेगेटिव होगा वो। केमिस्ट्री में वर्क हमेशा बाहर से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट का जो प्रेशर लग रहा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वर्क कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्क का इक्वेशन माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। अगर V2 V1 से छोटा हुआ तो वर्क पॉजिटिव आएगा, और अगर V2 V1 से बड़ा हुआ तो वर्क नेगेटिव आएगा। कंप्रेशन वाला वर्क पॉजिटिव आएगा, एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव आएगा। तो ये आउट ऑफ द फ्रेम इसको याद रख सकते हैं कि वर्क का ये फॉर्मूला होता है और हीट का ये फॉर्मूला होता है। हीट का जनरल फॉर्मूला ये होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हो सिस्टम को तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर फोकस्ड रहो केवल यहां तक और वर्क और हीट तक तो कोई प्रॉब्लम है? थर्मो के फर्स्ट लॉ तक जाने की इतनी जरूरत नहीं है। यहां कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि फर्स्ट लॉ तो बताएंगे, बहुत आगे आएगा ये। लिख करके बताइए कितने बच्चों को क्लियर है? 70 to 80% भी अगर इस जगह पे क्लियर है तो आगे जाकर के तो 100% क्लियर हो जाएगा। हीट का फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, ठीक है?
हीट वाला चीज बता देता हूं मैं फिर से, देखो ये हीट का जनरल फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब मास दिया रहता है। इसमें एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना उसको हीट देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4.18 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो इसको हीट देना पड़ेगा वो हो जाएगा 4.18 जूल्स। अब गैस के लिए ये चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर अलग अलग होता है। दूसरी चीज, हीट का फॉर्मूला ये भी होता है, NCMDT भी होता है। यहां पर N मोल हो जाएगा, CM मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। यहां पर M मास था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, यहां पर N मोल है तो ये मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि गैस को गर्म करते वक्त क्या कांस्टेंट रखा था, वो भी मुद्दा है। अगर गैस को बंद कंटेनर में गर्म किया था तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो C के नीचे सबस्क्रिप्ट में V कॉमा M भी लिखा जाएगा, CVM लिखा जाएगा, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट दिया गया वो NCVMDT ये फॉर्मूला होता है। और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट देते हो तो NCPMDT हो जाएगा। फॉर्मूले का लिखने का तरीका एक जैसे ही होगा। अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, मतलब इस तरह के कंटेनर में, पिस्टन वाले कंटेनर में अगर गैस भरती हो, इस तरह का कंटेनर है, अब इसमें गर्म करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के चक्कर में ऊपर जाएगा। ये चार्ल्स लॉ है कि जैसे गैस को गर्म करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखेगा अपना, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के चक्कर में गैस ऊपर जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से आप बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो ये CPM हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। और 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है, रिजिड वेसल है, तो CVM हो जाएगा। तो ये हीट के दो फॉर्मूले हो गए, दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ये वाला फिजिक्स में यूज करते हैं, ये वाले केमिस्ट्री में यूज करने पड़ेंगे। इसका यूज भी केमिस्ट्री में 5 to 6% या 10% के आसपास, लेकिन इसका ज्यादा है फिजिक्स में। ठीक है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। केमिस्ट्री में ज्यादातर काम पर मोल होते हैं। ठीक है, हीट वाले पॉइंट में कोई दिक्कत है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दिया NCVMDT, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दिया NCPMDT। अब कितने बच्चे सोच करके बता सकते हैं मुझे, आउट ऑफ द फ्रेम भी सोच सकती हो, थर्मो के बाहर जाके भी, बाकी लगेगा केमिकल एनर्जेटिक्स ही, कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना चाहता हूं तो उस वक्त मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, कि अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना चाहता हूं तो उसमें मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मतलब मैं बस ये इन जनरल जानना चाहता हूं कॉमन सेंस लगा करके कि CPM बड़ा होगा कि CVM बड़ा होगा। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं और टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाता हूं तो क्या मुझे तब ज्यादा हीट देना पड़ेगा, कि अगर मैं बंद डब्बे में गैस को ले लेता हूं या किसी भी चीज को ले लेता हूं और उसके टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, जनरली बात गैस पे लागू होता है, तो उसका ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा होगा? CPM, आप चैट बॉक्स में लिखोगे CPM इज मोर देन CVM, या M लिखने की जरूरत नहीं है, CP इज मोर देन CV, CV इज मोर देन CP, CP इज इक्वल टू CV, जो भी आप चाहे इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं देखता हूं, मैं समय देता हूं 30 सेकंड का, सॉल्व करिए जरा इसको।
चलिए देख लेते हैं कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने लिखा है सीवी सीपी से बड़ा होता है, कुछ ने इक्वल, कुछ ने सीपी सीवी से बड़ा लिखा है। चलिए अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों का सही है। केवल जिनका सही है वो लोग करेक्ट लिखेंगे, जिनका गलत है वो लोग इनकरेक्ट नहीं लिखेंगे। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, बिल्कुल जनरल नॉलेज की बात है जो आप डेली लाइफ में देखते हो। ये पानी भरा हुआ है, ओपन है। आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा है कि ओपन अगर कंटेनर है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओपन वेसल है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब इसको मैंने गैस के ऊपर रखा और गैस के ऊपर रखने के बाद ये हीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। केस नंबर 2, वेसल लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, वेसल लिया और सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया। इसको भी हमने गैस पे रखा, इसको भी हमने गैस पे रखा, लेकिन अब की बार मैंने इसको क्या किया, कवर कर दिया। ढक दिया मैंने उसको, या ऊपर यहां से रिपीट कर दिया, सील कर दिया, ठीक है। टाइम चेक किया, दोनों वाटर को बॉयल होना है, दोनों गैस, दोनों फ्लेम की इंटेंसिटी सेम है, दोनों पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना है। जो पानी बॉइलिंग पॉइंट तक जल्दी पहुंच गया इसका मतलब उसने कम हीट लिया, क्योंकि हीट को फेंकने का जो रेट है, थ्रो करने का जो रेट है वो तो सेम है। तो इसका मतलब मान लो ये जो गैस है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी दे रहा है। तो अगर मान लो ये 1 मिनट तक चला तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, और ये 1.2 मिनट तक चला तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 60 ऐसा है। तो कौन सा पानी जो है आपको लगता है, ये फर्स्ट केस है मान लीजिए और सेकंड केस है, कौन सा पानी बॉइलिंग पॉइंट तक जल्दी पहुंच जाएगा? ये भी याद रखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट तक जल्दी पहुंचेगा इसका मतलब कम हीट लेकर के बॉयल करना स्टार्ट करता रहा, वो फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? कौन सा जल्दी बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेगा? फर्स्ट और सेकंड लिख के बताइए जरा। फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट बता रहे हैं, 2-4 बच्चे सॉरी सेकंड बता रहे हैं, 2-4 बच्चे फर्स्ट बता रहे हैं, सेकंड बता रहे हैं। ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसलिए टीवी में ऐड भी आता है कि जब भी खाना बनाइए उसको, बर्तन को, यूटेंसिल को ढक करके बनाइए, उससे आपका गैस ज्यादा चलेगा। गैस ज्यादा क्यों चलेगा? कोई जादू तो है नहीं, गैस ज्यादा इसलिए चलेगा क्योंकि ओपन वेसल में जितना आपका फ्यूल खर्च होता है, जितनी आपकी एनर्जी खर्च होती है, क्लोज्ड वेसल में कम एनर्जी खर्च होगा तो भी उतना ही खाना बनेगा। ऐसा नहीं कि कच्चा खाना बनेगा। कहने का मतलब बस यह है कि जब आप बंद कर देती हो, जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देती हो, तो वही टेम्परेचर तक, दोनों पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे थे और दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस तक जाना था, तो जब आप क्लोज कर दोगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे, तो 25 से 100 तक जाने में कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब इसको ओपन रखोगे तो 25 से 100 तक जाने में थोड़ा ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। इसी थोड़े बहुत से 2-4-5 दिन के गैस का फर्क आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हो और हीट देते हो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको ज्यादा हीट देना पड़ता है। लेकिन जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो और हीट देते हो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो कम हीट देना पड़ता है, जिसका मतलब है कि Cp विल बी मोर देन Cv। ये एमबी लगा लीजिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, कि Cpm विल बी मोर देन Cvm। मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप चाहते हो कि आपके गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, तो उस केस में ज्यादा हीट देना पड़ेगा
एज कंपेयर्ड टू, अगर आप चाहते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपके गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से बढ़ जाए, कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री से गैस के टेम्परेचर को एलिवेट करने के लिए स्लाइट मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर्ड टू कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। कांस्टेंट प्रेशर पे थोड़ी सी हीट ज्यादा लगती है कांस्टेंट वॉल्यूम के तुलना में। कभी भी ये चीज भूल जाओ तो एक्सपेरिमेंट याद कर लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा कि सीपीएम सीवीएम से बड़ा होगा। और मैं एक चीज बताता हूं, एक आइडियल गैस के लिए सीपीएम माइनस सीवीएम का जो आंसर होता है वो आर के बराबर होता है। ये एक फैक्ट के फॉर्म में आप याद भी रख सकते हैं कि एक आइडियल गैस का एक आइडियल गैस आपने लिया है, 1 मोल गैस लिया है, तो उसके सीपी और सीवी में जो डिफरेंस होगा, मतलब 1 मोल गैस के टेम्परेचर को आप 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखे और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखे, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो आर के बराबर आएगा। और आर की वैल्यू होती है 8.314। आर की वैल्यू होती है 8.314। आर की वैल्यू 8.314 होती है। यहां पर जूल्स वाली वैल्यू यूज करेंगे तो जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यह आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यहां पर आर का 0.0821 यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। यहां पर जो हीट या वर्क कैलकुलेट होगा वो ज्यादातर बार जूल्स में कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी स्टूडेंट को। So we were studying the first process, that is isothermal process. Isothermal का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला NCV/dt होता है। ये याद कर लीजिए, इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला आइडियल गैस का, IIT JEE के सिलेबस में आइडियल गैस है, NCV/dt होता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, अगला प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इस पूरे चैप्टर में आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उन दो मतलब सभी प्रोसेस तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों प्रोसेस से ही क्वेश्चन मॉडल में दिया हुआ है। जितने भी कंपटीशन में इन्हीं प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से भी अगर मैं और बाइफर्केट कर दूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर एडियाबैटिक होता है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। याद रखिए, मैंने कहा था कि अपने सिलेबस में, IIT JEE के सिलेबस में मैटर को तो हम बाहर जाने नहीं देंगे, प्रॉब्लम मैटर का है नहीं, वर्क और हीट का केवल मैटर है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं करेगा सिस्टम। सिस्टम किसी भी तरह से हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब सिस्टम में हीट ना तो सराउंडिंग से आ सकता है, ना तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा सकता है, क्योंकि आपने सिस्टम को एक ऐसे कंटेनर में एनक्लोज कर लिया है जो कि एडियाबैटिक वॉल्स से बने हुए हैं। दो तरह के वॉल्स होते हैं, डायथर्मिक और एडियाबैटिक। डायथर्मिक वॉल्स का मतलब है हीट को ट्रांसफर कर देगा, बाहर फेंक देगा, और एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब है इंसुलेटर जैसा, हीट को बाहर नहीं जाने देगा या बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम ना तो सराउंडिंग से हीट गेन करेगा, ना तो अपना हीट सराउंडिंग को लूज कर सकता है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसको आपने एक ऐसे डब्बे में बंद करके रखा है जिसके दीवार एडियाबैटिक है, इंसुलेटर से, उससे हीट बाहर जा नहीं सकता, ना बाहर से हीट अंदर आ सकता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर करेंगे क्या? हीट तो बाहर जा नहीं सकता, ना हीट अंदर आ सकता है, तो क्या बचता है इसमें?
अगर हीट बाहर या अंदर नहीं जा सकता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये पिस्टन है और ये आपका आइडियल गैस है। ये पूरा कंटेनर जिससे बना हुआ है उसके जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक है। हीट बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आप पिस्टन के ऊपर वेट रख करके पिस्टन को नीचे तो दबा सकते हो ना। पिस्टन के ऊपर वेट रख करके पिस्टन को नीचे दबा सकती हो। या तुमने मान लो पिस्टन के ऊपर 2 किलोग्राम का वेट रखा, पिस्टन काफी नीचे दब गया और 2 किलोग्राम के तुमने 1 kg के 2 वेट रखे थे, फिर तुमने 1 किलोग्राम का वेट हटाया तो पिस्टन फिर ऊपर आया। मतलब आप वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाद में जाकर के वर्क डन बाय द सिस्टम करवा सकते हैं। जब भी मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलूं, विजुलाइज करना पड़ेगा पिस्टन नीचे जा रहा है और वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब पिस्टन ऊपर आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये ग्रेजुअली समय के साथ आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब पिस्टन का नीचे जाना, गैस का कंप्रेस होना, और वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब पिस्टन का ऊपर आना, गैस का एक्सपेंड करना। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आपने इसके ऊपर वेट रखा और मान लीजिए पिस्टन नीचे दब गया, क्या होगा देखिए जरा, ये वाला स्लाइड देखिए। इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी बता रहा हूं मैं क्योंकि हमें इस प्रोसेस का मीनिंग भी पता होना चाहिए। पिस्टन अगर नीचे जाता है लेकिन हीट ट्रांसफर आप नहीं कर पाती हो तो ये तो गया, dq तो 0 होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट आप बाहर फेंक सकते हो ना बाहर से हीट अपने अंदर ले सकती हो, क्योंकि पूरा सिस्टम एक ऐसे वेसल में एनक्लोज्ड है जिसके वॉल्स एडियाबैटिक इंसुलेटर्स हैं। तो होगा क्या, आपने पिस्टन को नीचे दबा दिया जिससे गैस के ऊपर आपने वर्क कर दिया, और थर्मो के फर्स्ट लॉ से अगर आप पिस्टन को नीचे दबाते हो और गैस के ऊपर वर्क करते हो तो उसका इंटरनल एनर्जी देखो बढ़ेगा, क्योंकि जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर दिख रहा है। dw इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू, और dw है तुम्हारा पॉजिटिव, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है तो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV/dt, और dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1, डेल्टा यू इसका मतलब NCV T2 - T1 होगा। अगर डेल्टा यू भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब T2 T1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे आप पिस्टन को नीचे दबाएंगे गैस गर्म हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे ही आप पिस्टन को नीचे दबाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, हीट बाहर थ्रो नहीं कर सकता, और तुम पिस्टन को नीचे दबा रहे हो, गैस के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो वर्क उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से गैस का टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है NCV/dt होता है, जो कि कभी लिखने पे आए स्कूल के एग्जाम में तो आप VM पूरा लिखोगे, NCVM/dt होता है, तो dt बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो इंटरनल बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल घटेगा तो टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब इसका रिवर्स भी हो सकता है। 1 मिनट बस मान लूंगा, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर ये पिस्टन ऊपर जाता है, अगर ये वाला जो पिस्टन है, अब आपने वेट हटा दिया और वेट हटाने पर ही पिस्टन अगर ऊपर गया तो टेम्परेचर के बारे में क्या कमेंट करोगे? अगर आपने वेट हटा दिया और पिस्टन ऊपर चला गया तो व्हाट विल यू कमेंट अबाउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस अकॉर्डिंग टू इनिशियल टेम्परेचर? इंक्रीज और डिक्रीज, 2 वर्ड लिखना है। इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बिल्कुल सही, डिक्रीज होगा। डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि तब गैस का इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब सिस्टम वर्क करेगा, और आईयूपीएसी सिस्टम से, आईयूपीएसी रूल से केमिस्ट्री में जब सिस्टम वर्क करता है, गैस जब एक्सपैंड होता है तो वो वर्क होता है
नेगेटिव, और डेल्टा डब्ल्यू डी डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर था। अगर वर्क डन का चेंज नेगेटिव है, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो आप देख सकते हो ये अगर नेगेटिव है इसका मतलब T2 T1 से कम है, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन में गैस गर्म होगा और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस ठंडा होगा। तो जहां तक प्रोसेस की बात है मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूं। दो प्रोसेस की बात कर चुका हूं, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट और एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो। हीट एक्सचेंज जीरो तो पिस्टन नीचे जाएगा तो गर्म होगा, पिस्टन ऊपर आएगा तो ठंडा होगा। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो गैस का इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस का, आइडियल गैस अगर है आपके सिस्टम में और प्रोसेस आप कर रहे हो आइसोथर्मल, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। मतलब रॉबर्ट बॉयल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि रॉबर्ट बॉयल ने आइडियल गैस के ऊपर लॉ दिया था। चलिए सभी स्लाइड्स का फोटो ले लीजिए, इसको अभी कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिक वे में भेजूंगा मैं, फिर इन दोनों को मर्ज करके आप लिख सकते हो। इससे बहुत ज्यादा पॉइंट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा सिस्टमैटिक लिख के भेजूंगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है। इन सब का फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये फिर नेक्स्ट, फिर ये वाला, ये वर्क का डेरिवेशन है, फिर ये वाला, इसको वापस से ले लीजिए, कुछ बच्चे ले नहीं पाए होंगे, ये वाला, ये दो स्लाइड लास्ट के तरफ थे यूलर्स थ्योरम के। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक और चीज है कि कई बातें क्लास में बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो माइंड में जाकर के सेट होगा, तभी आपको फील आएगा। ठीक है, मैं उसमें लिख भी दूंगा कि क्या आपको होमवर्क करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलते हैं।